आइए व्यंजन प्रारंभ करते हैं। व्यंजन की परिभाषा बता चुका हूँ, समय व्यर्थ नहीं करूँगा। मुख्य रूप से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं, मुख्य रूप से कह रहा हूँ, ठीक है। और भी हो सकते हैं लेकिन मेन हम इतना पढ़ते हैं। मेरे विचार से 5 होते हैं, लेकिन ऐसे किताबों में ना 3 दिखाया जाता है। मैं आपको 5 बताऊँगा। पहले 3 समझते हैं। स्पर्श व्यंजन होता है पहला, दूसरा होता है अंतस्थ, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है ऊष्म, व्यंजन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अच्छा, उच्चारण देखिए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तीनों व्यंजन हो गए। तो व्यंजन के मूलांत सामान्यतर कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। पहले परिभाषा, कोई भी चीज़ समझने के लिए सबसे पहले परिभाषा आवश्यक होती है। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा आप लोग लिखिए। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन क्या हुआ? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। जिह्वा यानी जीभ, मुख के यानी मुंह के, विभिन्न यानी कई सारे, भागों को यानी हिस्सों को स्पर्श करती है, यानी टच करती है, छूती है। उससे जिन ध्वनियों का उत्पन्न होता है उन वर्णों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। समझ गए? स्पर्श व्यंजन की परिभाषा आप समझ चुके हैं। ध्यान से एक और बार मैं रिपीट करूं, परिभाषा लिख लीजिएगा, मैं लिख के समय व्यर्थ नहीं करूंगा। स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, वह व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। आइए अब इसमें देखते हैं स्पर्श व्यंजन में कुल, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में कुल 5 वर्ग होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजन में कुल कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। और पांचों, अच्छा ये आप नोट डाउन करते जाइए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, खुद लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना है। अगर आप सीखना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, अवश्य लिखें। स्पर्श व्यंजन में कुल, स्पर्श व्यंजनों को कुल 5 वर्गों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 5 वर्ग का, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, चलिए। 5 वर्ग का नाम वर्ग के प्रथम वर्ण पर रखा गया है तथा ये यहाँ पर मैंने पूर्ण विराम डाल दिया, पूर्ण विराम नहीं आया, तथा यहाँ पर डाल दीजिए आप ये कॉमा, तथा वर्ग का, ये बहुत ही टिपिकल चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, अंतिम वर्ण अनुस्वार के स्थान पर प्रयोग होता है, ठीक है। समझ गए? दोबारा उच्चारण कर रहा हूँ, एक बार मैं पढ़ रहा हूँ फिर समझाऊंगा। 5 वर्ग का नाम वर्ग के प्रथम वर्ण पर रखा गया है, ठीक है, तथा वर्ग का अंतिम वर्ण अनुस्वार के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार पिछली वीडियो में आप समझ चुके हैं क्या होता है, व्यर्थ नहीं करूँगा। 5 वर्ग लिख रहा हूँ, और 5 वर्ग में कितने वर्ण, अच्छा हाँ, एक और चीज़ इसमें छूट गई, ठीक है, कि इसको स्टार बना करके लिख लीजिए। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण
5 वर्ण होते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक बात और बताइए, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब जो है संस्कृत श्लोकानुसार उल्लेखित है, यानी संस्कृत के श्लोकों के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद हिंदी भाषा बनी है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण नियम होते हैं। चलिए, नोट डाउन कीजिए कितने वर्ग मैंने लिखवा दिए यहाँ पर, 5 वर्गों के नाम लिखवा दिए। और मैं जब वर्गों का नाम पूछूंगा, प्रथम वर्ग, अगर कभी प्रश्न आया प्रथम वर्ग नाम, तो क वर्ग। ठीक है, प्रथम वर्ग का नाम क्या होगा? क। मैं पूछ लूँ तृतीय वर्ग का नाम, तो ट वर्ग। कह दूँ पंचम वर्ग का नाम, तो प वर्ग। इस बात पर खास ध्यान दीजिएगा, वर्गों के नाम प्रथम वर्ण से शुरू होते हैं। तो आइए वर्णों का प्रारंभ करते हैं। इसे ध्यान से पढ़ते जाइएगा, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है? ये हैं आपके स्पर्श व्यंजन। ये हैं आपके स्पर्श व्यंजन, जिसमें 5 वर्ग होते हैं। 5वें वर्ग को उनके प्रथम वर्ण के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और वर्ग का अंतिम वर्ण ये जो है, इसको संस्कृत में कहते हैं पंचम वर्ण। पंचम वर्ण च। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पंचम वर्ण होते हैं ये। और ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? वर्ग का अंतिम वर्ण अनुस्वार के स्थान पर प्रयोग होता है, अर्थात इन सभी का उच्चारण अनुस्वार के सम्मान में होगा। और इन वर्णों के, इन जितने भी वर्ण हैं, इसमें कहीं भी अगर अनुस्वार कभी आया तो उच्चारण इसी के संबंध में होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही आवश्यक चीज़ है ये, कहीं नहीं पढ़ाई होता है यहाँ। एक पाठ जब आप में आएगा व्याकरण का, शायद नहीं आएगा, ध्यान नहीं, उसमें नहीं पढ़ाया जाता है ये, सॉरी। नोट डाउन कर लीजिए, मैंने अभी बता दिया आप लोग को। स्पर्श व्यंजन है, उच्चारण में जब स्पेसिफिक बनाऊंगा तो ये जो अंतिम वर्ण है ना, इसके इन दो में कई लोगों को बहुत समस्या होती है उच्चारण में, तो आराम से बैठ के हम बात करेंगे। याद रखिए, अब इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 10 15 20 और 25, यानी कुल मिलाकर के स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं प्रत्येक। और स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग को वर्ग के प्रथम वर्ण के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं तथा प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अनुस्वार के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, ध्यान में होना चाहिए। स्पर्श व्यंजन क्लियर हो गया। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा भी क्लियर हो गई। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। आप इस परिभाषा को प्रैक्टिकली इसमें करके भी देख सकते हैं। क बोलेंगे क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, ण, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। आज अगर ये व्यंजन क्लियर हो जाता है, नेक्स्ट वीडियो उच्चारण पे डालूंगा, तब आप लोग ये समझ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो नियम मैंने बताए ये स्पेशली आपको लिख के दिया है ताकि आपको याद रहे। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क्यों कहा है? पंचम वर्ण और प्रथम वर्ण महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा जो है व्यंजन कौन सा, अंतस्थ। ध्यान से पढ़िए, इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, उच्चारण में कई लोगों को समस्या आती है। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा लिखिए। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन का मध्यम वर्गीय सा होता है। ठीक है, दोबारा मैं परिभाषा पढ़ रहा हूँ, ध्यान से लिख लीजिए। ठीक है, अब परिभाषा आप नोट डाउन कीजिए इसका अंतस्थ व्यंजन का। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श नहीं करती है, इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन का मध्यमवर्तीय सा होता है। ठीक है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। समझ गए? कहने का अर्थ है कि जब इन वर्णों का उच्चारण हम करेंगे ना, अंतस्थ व्यंजन के वर्णों का, तो जीभ जो है वो मुंह के किसी भी भाग को टच नहीं करेगी। और जिस प्रकार स्वर और व्यंजन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं, उसके बीच का जो हिस्सा होता है, उन बीच में इन वर्णों का उच्चारण होता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये होते हैं य, र, ल, व। अब एक बार देख लीजिए, य, र, ल, व, य, र, ल, व, य, र, ल, व, य, र, ल, व। अच्छा, ये जो उच्चारण करेंगे ना, तो आपको अंत में, क्योंकि ये व्यंजन है, तो व्यंजन के अंत में स्वर की ध्वनि अवश्य आती है। य यानी य के उच्चारण करते समय अंत में किसकी ध्वनि आ रही है? अ की। और अ क्या है? स्वर। तो 2 मिनट को हम स्वर को साइड कर देते हैं, सभी के स्वर को हटा देंगे अगर हम, तो ये किस प्रकार लिखा जाएगा? ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, ये कॉमा का साइन डाल रहा हूँ मैं अलग अलग लिखने के लिए। इसके नीचे हलंत है, हल का चिन्ह भी कई लोग इसे कहते हैं, लेकिन इसको कहते हैं हलंत है। ठीक है, ये हल का चिन्ह तो ध्वनि को आधा ये काट देता है ध्वनियों का आधा। यानी इसका उच्चारण क्या होगा? उच्चारण जब मैं करूँगा ना मेरे साथ, आप भी उच्चारण कीजिए और जीवा पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कर रहा हूँ मैं इसका उच्चारण। ये अ की ध्वनि नहीं आनी चाहिए, अ कट चुका है, हलंत लगा हुआ है यानी अ कट चुका है। य, र, ल, व, य, र, ल, व। अ की ध्वनि कट चुकी है, य, र, ल, व। अ की ध्वनि कट चुकी है। समझ गए? अब आपने देखा होगा जिह्वा मध्यमवर्तीय स्थान पर, बीच में अटकी होगी, न ऐसे होगी न ऐसे होगी, मध्यमिक होगी, मतलब न इस ओर जाएगी, न स्वर की ओर ही जा रही है, न व्यंजन की ओर, मध्यमवर्तीय अटकी हुई है, अर्थात इनों का उच्चारण होता है, वो होता है अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है? कुल 4। 25, 4, 29 हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा व्यंजन क्या दिया हुआ है? ऊष्म व्यंजन। अगला व्यंजन क्या दिया हुआ है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की परिभाषा लिखिए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा को रगड़ खाने से एक प्रकार की ऊष्म सी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्मा क्या होती है? एनर्जी। जब हमारे मुख में हम किसी वर्ण का उच्चारण करें और वायु जब रगड़ती हुई दिखाई दे, ऐसे रगड़ती है ना, जैसे ये रगड़ रही है, तो वो रगड़ने से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो वो जब ऊष्मा जब उत्पन्न हो, उस समय जो ध्वनि निकले वह ऊष्म व्यंजन होता है, इसीलिए इसका नाम ऊष्म व्यंजन है। ये भी कुल कितने होते हैं? 4। ऊष्म व्यंजन भी कुल 4 होते हैं। अब देखिए, 1, 2, 3, 4। अच्छा ठीक है, ये बड़ा मज़ेदार है। इसका नाम होता है तालव्य श, इसका नाम होता है मूर्धन्य श, इसका नाम होता है दंतव्य स। कई लोग दंत बोलते हैं, दंत नहीं होता, दंतव्य स, अह। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। उच्चारण मैंने चारों का करके दिखाया है। नॉर्मली लोग इसका उच्चारण सही करते हैं। इसका उच्चारण मेरा दावा है कईयों को नहीं आता है। इसका उच्चारण लोग इसके समांतरण करते हैं, यानी तालव्य श के जैसा ही करते हैं, लेकिन तालव्य श के जैसा इसका उच्चारण नहीं है। हम कह देते हैं ना, श षटकोण, श षलजम, श षटकोण,
स सपेरा। तो दोनों की ध्वनि में भिन्नता तो है, लेकिन इसको हम सेम मानते हैं, लेकिन होता नहीं है। उच्चारण की वीडियो नेक्स्ट ही आएगी, आप सीख जाएंगे। ऊष्म व्यंजन की परिभाषा समझिए। अब उच्चारण कीजिए, वायु आपको रगड़ती हुई दिखाई देगी। श, श, स, ह। ये ह में तो डायरेक्ट पता लग रहा है ना, ह। तो वायु रगड़ रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तीनों क्लियर हो गया। कितने वर्ण हैं यह भी बता दिए। 29 के बाद 29, 30, 31, 32, 33। तो कुल व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन, जिसमें से स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। उसके बाद अंतस्थ 4 और ऊष्म 4। ये कुल ऐसे विभाजित हैं। चारों में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये भी बता दिए। स्पर्श को 5 वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। ध्यान रखिएगा ये मेन पॉइंट्स, ठीक है। अब लगभग हमारा व्यंजन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें 2 इम्पोर्टेंट मैंने कहा और भी होते हैं। मेरे हिसाब से 5 होते हैं, मेन 3 बताए जाते हैं। एक होता है संयुक्त व्यंजन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? दो या परिभाषा लिखिए, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से संयुक्त ध्वनि बनती है। 2 या 2 से, अच्छा परिभाषा में ही छुपा हुआ है क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। 2 या 2 से, है ना, अधिक व्यंजनों, क्या कह रहे हो? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से संयुक्त ध्वनि बनती है, ठीक है। व्यंजन क्या होता है? स्वरों के मेल से, मतलब जिन ध्वनियों को बोलने में, जब हमें जिन वर्णों को बोलने में हमें स्वर की सहायता लगती है, यानी स्वरों के मेल से व्यंजन बनता है। और ये संयुक्त व्यंजन ऐसा व्यंजन है जिसमें 2 व्यंजन जब मिलते हैं, 2 व्यंजन जब मिले और उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी ये तो जानते हैं कि इसमें 2 व्यंजनों का मेल होगा, ठीक है। संयुक्त व्यंजन समझ चुके हैं आप क्या होता है, जिसमें 2 होता है। उसके बाद हिंदी में स्वर रहित व्यंजनों को क्या लिखा है? व्यंजनों को आगे वाले व्यंजनों से मिला दिया जाता है। हिंदी में स्वर रहित क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। हिंदी में स्वर रहित व्यंजनों को आगे वाले व्यंजनों से मिला दिया जाता है। स्वर रहित कब होगा, ध्यान से समझिए। स्वर रहित व्यंजन कब होगा? ये एक व्यंजन है, ये पूर्ण व्यंजन है। इसको स्वर रहित अगर मैं बनाऊंगा तो इसका वर्ण विच्छेद करूंगा। इसका विच्छेदन कैसा होगा? अब इसमें स्वर अलग हो चुका है, ये अकेला बना, ये हुआ स्वर रहित व्यंजन, ठीक है। इसका संयुक्त व्यंजन का मैं सबसे बढ़िया आपको उदाहरण दूं तो ये देखिए, ये एक व्यंजन है, ये एक व्यंजन है, ठीक है। अब जब हम इन दोनों व्यंजनों का संयोग करेंगे, इन दोनों व्यंजनों को जोड़ेंगे, लेकिन कब जुड़ेगा? अभी मैंने नियम पढ़ा, जब स्वर रहित होंगे तो दोनों को स्वर रहित करते हैं, ये हो गया। अब ये जोड़ करके क्या बनेगा? ये ऐसे बनेगा, यही बनेगा ना। लेकिन इसके लिए फिर एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम कुछ यूं लिखते हैं, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, विद्यालय, इसमें प्रयोग हो रहा है। तो इसका उच्चारण क्या होता है? ध्य, द प्लस या ध्य, द प्लस या ध्य, ध्य नहीं ध्य। विद्यालय, ठीक है। विद्यार्थी, विद्या, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो संयुक्त व्यंजन वही जब 2 मिले। जैसे हम एक लिखते हैं क्या कहते हैं? द्वारा, मान लीजिए द्वारा, आप लोगों ने देखा होगा कई लोग ऐसे भी लिखते हैं द्वारा। तो इसमें द और व का संयोग हुआ है, द प्लस व इक्वल टू द, ठीक है, ये हुआ है। कई लोगों को आपने देखा होगा द्वारा लिखते हुए, ठीक है। तो अब इसमें व पर हलंत नहीं लगेगा, व कट जाएगा। कई लोगों को आपने देखा होगा
लया। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये दूसरा हलंत ये गलत है, दूसरे में हलंत नहीं लगता, क्योंकि अभी मैं ये पता है आपको जानबूझ करके मैंने दोनों के नीचे हलंत लगाया है, क्योंकि मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कितने लोगों का दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने आप लोग को एक लाइन पढ़ी थी अभी, बोली थी कि हिंदी में स्वर रहित व्यंजनों के आगे वाले व्यंजनों से मिला दिया जाता है। तो स्वर रहित व्यंजन जब एक ही होगा ना, तभी वो दूसरे से मिलेगा। अगर दोनों स्वर रहित होंगे तो उच्चारण में अ की ध्वनि सुनाई ही नहीं देगी। अगर मैं द बोल रहा हूँ ना, द द द द द द, ऐसी ध्वनि उत्पन्न होगी, यानी विद्यालय विद्यालय विद्यालय, उच्चारण गलत हो जाएगा। लेकिन इसका उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, विद्यालय। तो द्या द्या, यानी द की ध्वनि आधी कट रही है और या की ध्वनि पूर्ण आ रही है, द्या द्या। ठीक है, द्वा, यानी द की ध्वनि आधी और व की ध्वनि पूरी, द्वा द्वा। यानी अंतिम वर्ण जो होगा, मेल होते वक्त अंतिम वर्ण पूर्ण रहेगा और प्रथम वर्ण, इसको कहते हैं प्रथम वर्ण, यानी पूर्व वर्ण, वो आधा रहता है। स्वर रहित वर्ण स्वर संबंधित वर्ण में जुड़ता है। स्वर रहित यानी स्वर को अलग हटा देना। समझिएगा का क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा चौथा संयुक्त वर्ण भी आप लोग को क्लियर हो गया। मैं संयुक्त वर्ण के कुछ उदाहरण आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, स्वर रहित वर्ण है ये। ठीक है, जिसमें से ये स्वर रहित है, ये पूर्ण है। बच्चा शब्द में जब दो की प्रख्याति होती है तो ये बनता है, ये क्या होगा, संयुक्त वर्ण। ये संयुक्त वर्ण, ये संयुक्त वर्ण, ये संयुक्त वर्ण, ये यानी दो वर्ण जब भी मिले संयुक्त वर्ण। कुछ उदाहरण ये हैं संयुक्त वर्ण के, 1 2 3 4 5 और 6 7, तो ये होते हैं। चलिए, संयुक्त वर्ण आप लोग को क्लियर हो गया है। अब अंतिम मैंने एक और कहा था, पांचवा, ये बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, इसको कहते हैं, इस वर्ण का नाम होता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, ये अंतिम है, ये कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के व्यंजन ये बाद में जोड़ा हिंदी व्याकरण में, ये पहले नहीं था। जब उर्दू अरबी फारसी बनी, इंग्लिश बनी, तब ये जोड़ा, मतलब इंग्लिश हिंदी में जब आया तब जोड़ा। ठीक है, ये यानी इसको कहते हैं नुक्ता, इसको कहते हैं नुक्ता। यानी जिस भी वर्ण का उच्चारण करते वक्त जब रगड़ खाए, जैसे ये ज, तो कहते हैं ज उच्चारण हो रहा है ना, ज, लेकिन इसका एक और उच्चारण हो सकता है ज, यानी जे से ज और जेड से ज। तो ये होता है आगत वर्ण। यानी सामान्य वर्ण जब रगड़ खाते हैं, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, वो जब रगड़ते हुए उच्चारित किए जाएं, वो होते हैं आगत वर्ण। क्लियर हो गया। इसी के साथ हम अपना वर्ण का चैप्टर समाप्त करेंगे। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। वर्ण की परिभाषा वगैरह ये सब पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, आज हमने अनुनासिक, ठीक है, विसर्ग और अनुस्वार पढ़ लिया। उसके बाद व्यंजन में आए स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, सभी को समझा। स्पर्श के में 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग में 5 वर्ण होते हैं इत्यादि। फिर अंतस्थ वर्ण को भी हमने क्लियर किया परिभाषा सहित। फिर अंततः हमने ऊष्म और संयुक्त व्यंजन एक एक्स्ट्रा था, जिसको क्लियर किया, किसमें कितने वर्ण होते हैं ये भी, और आगत वर्ण को भी पूर्ण किया। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया हो। किसी भी प्रकार का जो अगर डाउट संकोच हो तो आप किसी प्रकार की तकलीफ समस्या हो तो निसंकोच कमेंट करिए, उस पर वीडियो डालूँगा। अगला वीडियो उच्चारण पर होगा, उसके पश्चात मात्रा पर, और अंततः फिर हम वर्णों को आधा तोड़ना सिखाएंगे, जिसमें संयुक्त व्यंजन की पूर्ण व्याख्या होगी। चलिए, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।